गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिख साम्राज्य पंजाब राज महाराजा रंजीत सिंह के अधीन, और अब पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। ये कुल 2 युद्ध लड़े गए हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि सारे चीज आपके सामने है और उसको धीरे धीरे आपके अंतर मन में समाहित करना है। तो चलिए, बहुत मजा आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ धैर्य पूर्वक देखते रहिए पूरा वीडियो, बस इतना सही आपका काम है। उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे सब चीज को सीख पाते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। मित्रों, आंग्ल सिख युद्ध एंग्लो सिख वार, जो कि 1845 से 1849 के बीच, मतलब 5 साल में 2 युद्ध लड़े गए। ठीक है मित्रों, और इस 2 युद्ध का हम लोग कारण परिणाम और उसकी विशेषता को देखेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आसानी से इसको हम सीख पाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा सिख साम्राज्य से कुछ जो फैक्ट बच गए उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सबसे पहले इसका देखिए काल, देखिए मात्र 1845 से 1846 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1845 से 46 के बीच लड़ा गया। मित्रों, इसका कारण देखना है तो आप देखे थे कि अमृतसर की संधि में क्या हुआ था। रंजीत सिंह को अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि सतलज के जो पार का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वो अंग्रेजों के अधीन रहेगा, जबकि उसके पीछे का जो क्षेत्र रहेगा वो रंजीत सिंह के अधीन रहेगा। वो कहीं न कहीं विवाद का कारण बनते गया सिखों के लिए और अंग्रेजों के लिए, तो वो भी एक कारण बना। दूसरी बात, अंग्रेजों ने फिरोजपुर में एक अंग्रेजी छावनी बनाया था। ठीक है मित्रों, उस छावनी में जो अंग्रेज सिपाही सैनिक अधिकारी रहते थे उससे भी सिखों का मनमुटाव बढ़ रहा था। ठीक है मित्रों, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि एलनबरो और हार्डिंग, यानी 1845 के पहले एलनबरो, उसके बाद जो है हार्डिंग आया था। तो एलनबरो और हार्डिंग दोनों ऐसा गवर्नर जनरल था जो अनुगामी नीति को अपनाता था। क्या मतलब होता है अनुगामी नीति? कि क्षेत्र विस्तार में विश्वास करता था ये दोनों। तो ये भी एक कारण बना कि वो क्षेत्र विस्तार चाहता था सिखों के तरफ, अर्थात संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया था। और साथ ही साथ महारानी जिंदन का समर्थन अंग्रेजों को मिला। ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मित्रों, बहुत आसानी से समझाएंगे। जिस समय और जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया, तो एक शक्तिशाली महाराजा की मृत्यु होने के बाद बिरले ही ऐसा देखा गया है कि उसके स्थान पर उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति का पदार्पण होता है। और इस केस में भी वही हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के मरने के मात्र 6 साल बाद, मतलब 4 महाराजाओं की हत्या कर दिया गया, यानी कि कमजोर शासक था। और तब यहाँ जब कमजोर शासक था तो स्वाभाविक बात था कि सरदारों का दबदबा बढ़ गया था। और रानी जिंदन वो चाहती थी कि सरदारों का जो है प्रभाव जो है दरबार में कम हो, इसीलिए वो अंग्रेज को समर्थन किया, ताकि अंग्रेज आकर के सरदारों से उसको मुक्ति दिलाएगा और पुनः जब अंग्रेज चला जाएगा तो उसका अपना अधिकार हो जाएगा। ये ऐसी उसकी सोच थी रानी जिंदन की, इसीलिए प्रारंभ में अंग्रेजों को समर्थन दिया था। और इन सारे कारणों के वजह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जन्म हुआ। और इस युद्ध में कुल 5 युद्ध लड़े गए दोस्तों। कितने युद्ध याद रखिएगा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो घटनाएं है उसमें 5 युद्ध लड़े गए। 5 युद्ध में पहला युद्ध है मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बंदोवाल का युद्ध, असीवाल का युद्ध और सबराव का निर्णायक युद्ध। इसको एक एक करके देखिए। मुदकी के युद्ध में उस समय सिख साम्राज्य का प्रधानमंत्री लाल सिंह था और वो हार गया था। और तीसरा जो युद्ध था ये इसलिए विशेष था कि इसमें सिखों की विजय हुई थी और उसका नेतृत्व कर रहा था आर एस मजीठिया।
तो यही एक युद्ध ऐसा था जिसमें सिखों का पलड़ा भारी था, बाकी सारे युद्धों में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। और अंतिम में जो ये युद्ध हुआ था सबराव का युद्ध, मित्रों सबराव के युद्ध में जो 10 फरवरी 1846 को हुआ था, ये निर्णायक साबित हुआ। और यह इसलिए निर्णायक साबित हुआ क्योंकि यहाँ पे लाल सिंह जो कि पीएम था और तेज सिंह जो कि बड़ा अधिकारी था, दोनों ने ही विश्वासघात किया। ठीक है मित्रों, इस युद्ध में सबराव के युद्ध में अपने ही सिख साम्राज्य के विरुद्ध ये दोनों विश्वासघात किया और जो है युद्ध जो है अंग्रेज जीत गया। तो आप लोग से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कुल कितने युद्ध लड़े गए, तो आंसर होगा 5। किस युद्ध में सिखों का पलड़ा भारी हुआ, तो बद्दोबल के युद्ध में। कौन सा युद्ध निर्णायक हुआ, तो सबराव का युद्ध। सबराव युद्ध में किसने विश्वासघात किया, तो लाल सिंह और तेज सिंह ने। बहुत क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आखिर युद्ध के बाद क्या हुआ। तो आप लोग सभी जानते हैं युद्ध के बाद संधि होता है जिससे युद्ध की समाप्ति होता है, तो इसमें भी संधि हुआ। तो वो संधि का नाम था लाहौर की संधि। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संधि था लाहौर की संधि। 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर का संधि हुआ। 46 तक युद्ध चला था, इसलिए 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुआ। और इसका शर्त जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आप लोग जितने भी पहले पढ़ते थे शर्त पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अगर इतिहास की समझ को बढ़ाना है, अगर इतिहास को सचमुच में समझना है, तो हर संधियों के शर्त को समझना होगा, तब जाकर के आपको अगला चरण बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो शर्त पर हम ध्यान देते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। क्या हुआ, लाहौर के संधि में दिलीप सिंह को महाराजा मान लिया गया। ठीक है मित्रों, देखिए रंजीत सिंह के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र खड़ग सिंह शासक बना। खड़ग सिंह के बाद उसका पुत्र नौनिहाल सिंह शासक बना। और नौनिहाल सिंह के बाद हम बताए यहाँ पे आपको चांद कौर उसका नाम था। और उसके बाद पुनः रंजीत सिंह का पुत्र शेर सिंह ही बना। ठीक है, और शेर सिंह का जब हत्या हो गया तब जाकर के ये बना दिलीप सिंह। समझ गए दोस्तों। तो दिलीप सिंह का सीरीज आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि आपको हम बताए थे कि 1839 से 1845 तक पहुंचते पहुंचते ये सबकी हत्या हो गया था। खड़ग सिंह की हत्या हो गया था, इसको 20 दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और 20 में क्या था, शीशा और पारा था। ठीक है, और 20 देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, उसका ही प्रधानमंत्री ध्यान सिंह था और नौनिहाल सिंह उसका पुत्र था। ये दोनों मिलकर षड्यंत्र किया था, खड़ग सिंह को 20 देकर हत्या कर दिया। उसके बाद नौनिहाल सिंह आया था, नौनिहाल सिंह की भी हत्या उसका ही मंत्री जो है ध्यान सिंह कर दिया था। और नौनिहाल सिंह का ही ये जो है, जो नौनिहाल सिंह का ये माता थी राज चांद कौर। ठीक है, और ये चांद कौर रिजेंट के रूप में कार्य किया। और उसके बाद शेर सिंह बना जो कि रंजीत सिंह का पुत्र था, इसकी भी हत्या कर दिया गया। और यहीं पे ये ध्यान सिंह की भी हत्या कर दिया गया। तो दोस्तों ये ध्यान सिंह जो है ये चारों शासक को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। एक प्रकार से अगर उत्तर मुगल काल में आप जिस प्रकार से सैयद बंधु को समझते हैं नृप निर्माता, यहाँ पे ध्यान सिंह वैसा काम किया है। और ध्यान सिंह जो है सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाला प्रधानमंत्री भी रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये सारे फैक्ट भी आपको समझ में आ गया। तो अब चूंकि पुनः फिर चलते हैं लाहौर के संधि की तरफ, तब समझ में आएगा। तब इसके बाद जो है शेर सिंह की हत्या होने के बाद स्वाभाविक था कि इसका सबसे महारानी जिंदन का जो बेटा था वो दिलीप सिंह था। कौन था, महारानी जिंदन का पुत्र कौन था, दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह को क्या माना, महाराजा मान लिया गया। और रानी जिंदन, ठीक है मित्रों, रानी जिंदन जो कि महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी थी। ठीक है, और यूं कहें कि महाराजा रंजीत सिंह यूं कहें तो 22 से ज्यादा शादियां किया था। किसी एक किताब में दिलीप सिंह की युक्ति है कि मैं अपने पिता की 46वीं पत्नी यानी 46 पत्नी का पुत्र हूं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का अगर एक कोई कमजोरी था तो बस यही कमजोरी था। ठीक है मित्रों, तो रंजीत सिंह 22 से ज्यादा शादियां किया था। तो उसी का सबसे छोटी पत्नी थी रानी जिंदन और उसका पुत्र था दिलीप सिंह।
दिलीप सिंह को अब राजा मान लिया गया किस संधि से? लाहौर की संधि से। ठीक है मित्रों, और बना दिया पीएम किसको? लाल सिंह को। लाल सिंह को पीएम क्यों? क्योंकि ये विश्वासघात करके अंग्रेजों को साथ दिया था, और अब पीएम जो बनेगा अंग्रेजों के निर्देश पर ही बनेगा, इसलिए लाल सिंह अब पीएम बन गया। अब जो है लाहौर का पहला शर्त आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज देखते हैं कि अंग्रेजी रेजिडेंट को, यानी कि अंग्रेजी रेजिडेंट जो वहां का शासन प्रशासन को देखने के लिए, निरीक्षण के लिए वहीं पे पंजाब में रख दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो सेना होगा उसका भी खर्च कौन उठाएगा? सिख साम्राज्य भी उठाएगा, ये शर्त कहता है। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट है मित्रों, यहां से आपको बहुत सारा चीज समझने के लिए मिलेगा, और बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये तो ठीक है कि दिलीप सिंह को राजा स्वीकार किया, रानी जिंदन को क्या किया? संरक्षिका स्वीकार किया, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट बात है इसको जरा समझना है, जो आज वर्तमान में इस चीज को समझना चाहिए। 1.5 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया था सिख साम्राज्य पर। कितना करोड़? 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें सिख साम्राज्य वो आधा जुर्माना दे सकने में सक्षम हुआ और आधा नहीं दे पाया। तब देखिए चालाक ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? वो किया कि आधा जुर्माना के बदले उन्होंने सिख साम्राज्य से कश्मीर का हिस्सा ले लिया, यानी छीन लिया। क्या ले लिया? कश्मीर का हिस्सा ले लिया, और उस कश्मीर के हिस्सा को गुलाब सिंह के पास बेच दिया गया। ठीक है, ये गुलाब सिंह को बेच दिया गया। आज का जो आप कश्मीर देखते हैं इसमें गुलाब सिंह का भी हिस्सा है, जहां पे रंजीत सिंह के साम्राज्य से छीना गया था और अंग्रेज गुलाब सिंह को बेचा था। तो जब अभी आधुनिक भारत का जब इतिहास आप पढ़ते हैं 1947 के बावजूद भी, तब वहां गुलाब सिंह का भी बात आएगा। चलिए उसका विस्तार में हम बाद में बात करेंगे। तो यही गुलाब सिंह है, यही कंडीशन था कि ये जुर्माना के बदले इसका कश्मीर का हिस्सा लिया और गुलाब सिंह को बेच दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने के लिए। ठीक है, अब जो है इससे भी इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है कि देखिए, आप लोग कोहिनूर हीरा का कहानी आप समझते गए हैं। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था, वहां से कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया, और नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वो अफगानिस्तान में दुर्रानी वंश की स्थापना किया, और उसका पचमा राजा अर्थात अमीर, ठीक है दोस्तों, शाह शुजा से रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा ले लिया। और अब देखिए इस संधि में, लाहौर की संधि में क्या हुआ कि वही कोहिनूर हीरा को सिख साम्राज्य से छीन करके विक्टोरिया के पास भेज दिया गया, जो आज भी वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आया होगा कोहिनूर हीरा के बात को समझने के लिए। ठीक है मित्रों, तो वो कोहिनूर हीरा यहां से ले गया। तो आप लोग से पूछेगा किस संधि में कोहिनूर हीरा, किस संधि से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन पहुंच गया? तो लाहौर की संधि से पहुंच गया। ठीक है मित्रों, किस संधि से कश्मीर का हिस्सा गुलाब सिंह खरीदा? तो लाहौर की संधि से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे, इसलिए मैं ज्यादा देर तक आपको समझाया। ठीक है मित्रों, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जानकारी तंदुरुस्त होगा, मजा आएगा। तो चलिए इस प्रकार से आप देख लीजिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है मित्रों, अब जरा आके देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का पूरक है, अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे, मजा आएगा इसके साथ समझने में। अब देखिए ये जो लाहौर की संधि हुआ था, ठीक है, इस संधि में एक और शर्त था कि सिख सेना को कम कर दिया जाएगा और सेना जो है ब्रिटिश सेना, ठीक है मित्रों, ब्रिटिश सेना यहां से वापस चला जाएगा, रेजिडेंट रहेगा। लेकिन आपको मालूम है ना, यहां पे एक गद्दार था जिसका नाम था लाल सिंह। इन्होंने लाहौर संधि के मात्र 2 दिन बाद एक संधि किया जिसको हम पूरक संधि के रूप से जानते हैं। इस संधि में लाल सिंह ने अनुरोध किया अंग्रेजी सेना को कि आप कम से कम दिसंबर 46 तक पंजाब साम्राज्य में रहिए, ताकि कोई बाह्य आक्रमण या आंतरिक अगर कोई विद्रोह होगा तो उससे साम्राज्य को बचने में सहायता मिलेगी।
हालांकि उसकी मंशा कुछ और थी, लेकिन फैक्ट यही है कि लाल सिंह ने एक पूरक संधि किया मात्र 2 दिन बाद, जिसमें कि सुरक्षा का गुहार अंग्रेजी सेना के पास लगाया। तो स्वाभाविक बात है, अंग्रेजी सेना तो रहना ही चाहता है, वो चाहता ही है ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार हो, और वो दिसंबर तक रहने की बात को मान लिया इस पूरक संधि से। ठीक है, हुआ क्या, जब दिसंबर आया तब अंग्रेजी कंपनी को और एक प्रकार से यहां से लोभ हो गया कि पंजाब जैसा राज्य को छोड़ना उचित नहीं है, तो उन्होंने एक और तकनीक लगाया और पुनः लाल सिंह इत्यादि जैसे चाटुकारों को प्रलोभन दिया, और तब हुआ दूसरा एक संधि जिसका नाम था भैरोवाल का संधि। यह भैरोवाल का संधि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस संधि पर संधि, लाहौर का संधि, उसके बाद पूरक का संधि, लाहौर का पूरक संधि, ये 2 दिन बाद यहीं पे हो गया था, 46 में ही हुआ था। ठीक है, ये संधि 46 में यानी 11 मार्च को ही हो गया था, लेकिन मार्च के बाद से वो पूरक संधि में तय कर दिया गया कि आप दिसंबर तक रह सकता है सेना, ब्रिटिश सेना पंजाब में। जब दिसंबर आया तो पुनः अंग्रेजों ने एक अपना हित साधने के लिए भैरोवाल की संधि किया। भैरोवाल की संधि में क्या हुआ, रानी जिंदल जो कि संरक्षिका थी यहाँ पे, इसको शेखपुरा भेज दिया गया। बिहार का शेखपुरा से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यह शेखपुरा लाहौर से 38 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान में भी पड़ता है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह शेखपुरा का किला जो है जहांगीर ने बनवाया था, शेखपुरा में एक किला बनाया था जहांगीर ने। तो रानी जिंदल को शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है, और उसको पेंशन जो देना था, पहले बात ज्यादा पेंशन का हुआ था, अब बहुत ही कम पेंशन कर दिया उसका। दूसरी बात, अंग्रेजी सेना महाराज दिलीप के वयस्क होने तक, देखिए यहाँ पे गेम, अब जो पहले ही बात हुआ था कि अंग्रेजी सेना मात्र दिसंबर तक रहेगी, अब यहीं पे बात कर लिया गया भैरोवाल की संधि में कि अंग्रेजी सेना जब तक महाराजा दिलीप जब तक वयस्क नहीं होगा। वयस्क क्या होगा, ये तो महाराजा दिलीप उस समय जब मात्र 5 साल का था, जब गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मात्र 5 साल का। अब यहाँ पे बोला गया जब तक वो वयस्क नहीं होगा तब तक अंग्रेजी सेना पंजाब में रहेगा, और उसके लिए 22 लाख रुपया का खर्चा भी पंजाब साम्राज्य को जो है बियर करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से। और रेजिडेंट, वहां का जो रेजिडेंट होगा, अब तो कि 5 साल का बच्चा शासन चला नहीं सकता, वो उसकी माता से पूरा भेज दिया गया। तब वहां पे एक रेजिडेंट जो है, अंग्रेजी रेजिडेंट, वही दोनों काम करेगा, यानी सैनिक शक्ति भी उसके हाथ में रहेगा, और वो सैनिक मतलब प्रशासनिक भी अधिकार भी रेजिडेंट के पास ही चला जाएगा। हेनरी लॉरेंस जो था, ये पहला इसका रेजिडेंट था यहाँ का। ठीक है मित्रों, अब इसके लिए हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट का प्रधान था। इसके साथ ही अन्य शासन व्यवस्था को देखने के लिए 8 सरदारों का एक क्या है परिषद बना दिया कि अकेले अंग्रेज वहां की भाषा को तो जानता नहीं था, राजकीय भाषा फारसी था, जानता नहीं था, तो क्या होगा, वहां एक प्रधान बनाया लॉरेंस को ही, लेकिन 8 सरदारों को प्रशासन में रख लिया गया। तो इस प्रकार से भैरोवाल का संधि किया। और स्वाभाविक बात है, जब आप संधि की शर्तों को देख रहे होंगे तो खुद ही आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण महसूस हो रहा होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जिंदल के साथ जो व्यवहार किया गया वो उचित नहीं था। स्वाभाविक बात है कि एक पेंशन जितना देना था उतना दिया नहीं, बहुत कम कर दिया। दूसरी बात, अपने पुत्र से दूर उसको शेखपुरा में भेज दिया गया। ठीक है, सरदारों में असंतोष हो गया। ये सारे मूल कारण हुए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के। तत्कालिक कारण क्या हुआ, अगर दोस्तों इस पर तत्कालिक कारण पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुल्तान का गवर्नर जिसका नाम था मूलराज, ठीक है, जो ब्रिटिश कंपनी था वहां पे जो है टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जिससे कि इसको बहुत ही असुविधा होने लगा। एक अच्छे गवर्नर को इन्होंने खुद जो है विद्रोह कर दिया वो बढ़े हुए टैक्स पर। और जब ये विद्रोह कर दिया तो एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह था। तब वहां पे इसको चेंज करके कहन सिंह को और 2 अंग्रेज अधिकारी को वहां पे इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जबकि ये 2 अंग्रेज अधिकारी को भी वहां पे विद्रोही लोग मार दिया। तो और भी ज्यादा मैटर क्या हो गया, एग्रावेट हो गया। ठीक है, तब फिर क्या हुआ, वहां पे कहन के बाद दूसरे बार शेर सिंह को
पहले मूलराज विद्रोह किया, केहन को भेजा 2 अंग्रेजी अधिकारियों के साथ। अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या हुआ, माहौल और गर्म हुआ। फिर शेर सिंह को भेजा कि जाइए आप मुल्तान में इस प्रकार की समस्या उसको दबाना है। शेर सिंह जब मुल्तान पहुंचा, जब वहां जायज मांग देखा कि स्थानीय लोगों का मांग जो है उचित है, उन्होंने खुद, शेर सिंह खुद पक्ष बदल लिया और विद्रोही में मिल गया। तो इस प्रकार से स्वाभाविक बात है कि अब शेर सिंह का युद्ध जो है अंग्रेजों से होना था और हुआ भी। अब इसीलिए ये चिलियावाला का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चिलियावाला का युद्ध किसके बीच हुआ है, तो ये युद्ध हुआ है शेर सिंह और कमांडर गप के बीच में। कमांडर गप अंग्रेज की तरफ से और शेर सिंह विद्रोही के पक्ष से। ठीक है, तो शेर सिंह जो है कमांडर गप को एक प्रकार से कहिए तो बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचाया, लेकिन युद्ध जो है निर्णायक साबित नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, तो चिलियावाला युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है और बद्दोबल वाला युद्ध इंपॉर्टेंट हम जब बताए थे इधर। ये 2 युद्ध ऐसा हुआ है जहां सिखों का दबदबा अंग्रेजों पर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। चिलियावाला युद्ध में शेर सिंह कमांडर गप को जो है हानि पहुंचाया है, क्षति पहुंचाया था। ठीक है, इसके बाद से गप के स्थान पर नेपियर को भेजा गया और नेपियर ने तोप का प्रयोग करके इन सिखों को हरा दिया और यह युद्ध में सिख को बुरी तरह से हरा दिया गया। और यूं कहे कि सिख जो है नतमस्तक हो गया नेपियर के सामने और तोप के सामने। हालांकि सिख बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन तोप का सामना वो अच्छा से नहीं कर पाया। ठीक है मित्रों, और अब देखिए, जैसे ही ये चिलियावाला के बाद जो नेपियर युद्ध को संभाला, अंग्रेजों के पक्ष में चलता जाते रहा और उसी तत्कालीन परिस्थितियों में एलनबरो के बाद हार्डिंग आया था। दोनों ने अनुगामी नीति अपनाया और डलहौजी जब आया यहाँ पे 48 में ही आ गया था, ये 1848 ईस्वी में ही आ गया था। मित्रों, डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा गवर्नर जनरल था जो वह सिर्फ मौका का तलाश करता था और ज्यादा से ज्यादा विस्तार चाहता था अपने साम्राज्य का। इसका हड़प नीति भी पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो डलहौजी ने ही हड़प नीति से कई सारे भारत के रियासत को अपने ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। और जब इसको मौका मिला कि सिख के साथ हम युद्ध जीत चुके हैं, तुरंत 29 मार्च 1849 को, यह युद्ध भी 1849 को ही हुआ था। ठीक है, 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब प्रांत को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। अब मित्रों, आपको ये बात जो पिछली वीडियो में बोला था कि पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पे कि अंग्रेज मात्र 100 साल तक शासन किए और पूरे भारत पर 200 साल, आपको समझ में आया होगा। पंजाब अभी तक भारत का गुलाम नहीं था। 1757 ईस्वी से अंग्रेजों का दबदबा पूरे भारत में रहा, लेकिन पंजाब में नहीं। पंजाब में अगर रहा तो 1849 से रहा, जब तक रंजीत सिंह पंजाब की धरती पर शासन करते रहा। अंग्रेजों को कभी भी हिम्मत नहीं हुआ कि पंजाब राज्य को अपने अधीन करे। इसीलिए ये कहा जाता है कि पूरा भारत जहां 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन रहा, वहीं पंजाब 100 साल तक। समझ में आ गया होगा मित्रों। ठीक है, अब क्या हुआ, डलहौजी ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। रानी जिंदल, ठीक है मित्रों, रानी जिंदल और दिलीप दोनों को पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया और दोनों को अलग अलग करके रख दिया जाए। एक साथ रानी जिंदल और दिलीप को नहीं रखा गया। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, कहानी है और बहुत मार्मिक कहानी है। कहा जाता है कि जब इसको इंग्लैंड में दोनों को भेजा गया था तो 15 साल के बाद यानी 1861 में ही पहली बार मां और पुत्र मिल पाया था। ठीक है मित्रों, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ का शासन चलाने के लिए डलहौजी क्या क्या बोर्ड ऑफ कमिश्नर की व्यवस्था किया। कहाँ का शासन चलाने के लिए, पंजाब का शासन चलाने के लिए, क्योंकि पंजाब को पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। शासन कौन चलाता, अब तो सिख सरदार चला नहीं सकता था, तो बोर्ड ऑफ कमिश्नर की स्थापना किया जिसमें 3 मेंबर था। और इस बोर्ड ऑफ मेंबर जो है 1853 ईस्वी तक चला। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया और अंतिम रूप से पंजाब को चलाने के लिए चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब की व्यवस्था कर दिया गया। इस प्रकार से पंजाब
पूरे पंजाब साम्राज्य को ब्रिटिश प्रांत के अधीन कर लिया गया और चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब के अधीन कर लिया गया। अंत में मित्रों आपके लिए एक प्रश्न रखा हूं कि प्रथम महाराजा की पत्नी वो अंतिम महाराजा की मां कौन थी? प्रथम महाराजा की पत्नी और अंतिम महाराजा की मां कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे फैक्ट जो कुछ छूट गए थे उसको भी हम यहाँ कवर कर दिए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को भी भली भांति हम समझ पाए हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होते रहे और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहे। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।